बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही हैं जिससे लोगों में डिवीजन पैदा हो। इस जांच रिपोर्ट में उन सब षड्यंत्रकारियों का खुलासा किया गया है जो अपने स्वार्थों के लिए देश को दंगों की आग में झोंकते हैं। पुलिस वर्सेस मुसलमान, पुलिस ने सीधे गोली मार करके 5 लोगों को मारा है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। करीब 2 साल पहले संभल में हुई हिंसा की गूंज अब उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद तक पहुंच गई। संभल हिंसा जांच की जो रिपोर्ट सदन में पेश हुई है उसमें उसके निष्कर्षों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की बल्कि पहले से रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। आयोग ने 199 गवाहों के बयान, एएसआई के अभिलेख, बैलिस्टिक और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ संदेशों और सार्वजनिक बयानों और हिंसा के दौरान पुलिस पर हुए हमले का विस्तार से उल्लेख किया गया है। आयोग ने पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई को परिस्थितियों के अनुरूप बताते हुए उन्हें क्लीन चिट दी है। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भूमिका का भी जिक्र किया गया है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया निगरानी, खुफिया तंत्र मजबूत करने, कोर्ट सर्वे से पहले सुरक्षा योजना बनाने और शांति समितियों को सक्रिय करने जैसी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रिपोर्ट संभल हिंसा की पूरी सच्चाई सामने रखती है या फिर इसके निष्कर्षों पर भी राजनीति और कानूनी बहस जारी रहेगी। क्या सोशल मीडिया और भड़काऊ बयान हिंसा की सबसे बड़ी वजह बने? पुलिस को मिली क्लीन चिट क्या सभी सवालों का जवाब है? और क्या आयोग की सिफारिशें भविष्य में सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त साबित होंगी? हम इसी पर आज बहस करेंगे कि आयोग की जो रिपोर्ट है क्या वो संभल की पूरी सच्चाई सामने रख रही है। 199 गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया है वो कितना निर्णायक है? पुलिस को जो क्लीन चिट दी गई है वो किस तरीके से लोगों के जवाब आसान बना रही है? रिपोर्ट में जिन जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भूमिका का उल्लेख है क्या उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी? क्या आयोग की सिफारिशों को लागू करके भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की रणनीति बनेगी? ये सारी चीजें आज हमारी चर्चा का विषय होंगी। लेकिन उससे पहले वो महत्वपूर्ण बयान जो इस रिपोर्ट के आने के बाद सुर्खियों में है। अब हमें समझना पड़ेगा, जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध हुआ है और उनके संगी साथियों के विरुद्ध हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही हैं जिससे लोगों में डिवीजन पैदा हो और ये लोगों को डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। लेकिन वाकई जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उन पे पैलेट्स गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया, लेकिन वो बहुत बड़ी साजिश अवश्य थी। पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट जब किया था तो उसी समय चारों तरफ इसकी खबरें आई थी, तमाम बयान आए थे लोगों के और तमाम लोग पकड़े भी गए थे संदिग्ध अवस्था में कि बड़े पैमाने पर लोग दंगा में शामिल हो रहे थे, दंगा कराना चाहते थे। हिंदू मुसलमान है ही नहीं, वहां कोई हिंदू मुसलमान है ही नहीं। बताइए कहां हिंदू उसके अंदर? पुलिस वर्सेस मुसलमान, पुलिस ने सीधे गोली मार करके 5 लोगों को मारा है। उसमें कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। सीधे 5 लोगों को गोली मारी गई है। इस रिपोर्ट के ऊपर कैसे देखते? कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट पुलिंदा है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सरकार के एजेंडे का एक पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्मादी लोगों की भीड़ ने 24 से अधिक पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया था। 4 लोगों की हत्या भी हो गई थी। इस जांच रिपोर्ट में उन सब षड्यंत्रकारियों का खुलासा किया गया है जो अपने स्वार्थों के लिए देश को दंगों की आग में झोंकते हैं और केवल देश को नहीं
वो मुस्लिम समाज को भी आत्मघाती मार्ग पर ले जाते हैं, भड़काते हैं और सड़कों पर उतारते हैं। कि वहाँ के सांसद और उनके जितने भी जो माफिया थे उन लोगों ने मिलकर के हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया। वहाँ मंदिरों में घंटी बजनी बंद हो गई थी और जो बचे थे वहाँ 8-9% हिंदू, उनको भी वहाँ से भगाने की साजिश थी। लोगों के मकान कब्जे किए गए। इस रिपोर्ट के बाद ये उम्मीद है कि जो हिंदू पलायन किए, जिनकी ज़मीन संपत्ति कब्जा हुई है, वो उनको वापस मिलेंगे और संभल में दोबारा से, क्योंकि वो राजा सबल सिंह का राज था, जितने कुएं बावड़ी ये बताते हैं कि वो हिंदुओं का शहर था। उसे वहाँ तुर्कों ने आकर के जो हमला किया, उसके बाद उनके जो वंशज हैं, ये जो जिहादी हैं, इन्होंने वहाँ से प्लान कर लेके मजबूर किया, उनको इंसाफ मिलेगा। कि प्री प्लान साजिश थी पुलिस प्रशासन और सरकार की, और जो ये एक स्क्रिप्ट थी, रिपोर्ट सिर्फ उसी का एक नज़ीर है, उसी की चीज़ को लगती है। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर ऐसी ही झूठी रिपोर्ट पेश करनी थी तो जनता का पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। उसको पहले से ही ऐसे ही पेश कर दिया जाता, और सिर्फ ये राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट है। आज ऐसी मिसाल हैं हमारे मुल्क, आज़ाद मुल्क के अंदर और शायद पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम ही देखने को मिलेंगी कि जहां हमारे ही लोगों की, मजलूम लोगों की, नौजवान भाइयों की जान गई हो, हमारे लोग घायल हुए हों और सैकड़ों लोग बगैर किसी जुर्म के जेलों में रहें और आज भी वो भुगत रहे हैं और उन्हीं को अपराधी घोषित किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि संभल में जो कुछ भी हुआ वो कतई जायज तो नहीं था। संभल में जिस तरीके की स्थितियां बनी थीं वो अदालत के आदेश के बाद बनी थी। अदालत के आदेश का अनुपालन करने के लिए ही जामा मस्जिद में सर्वे टीम पहुंची थी। जिस तरीके से सर्वे किए जाने की अपेक्षा थी, उसी समय पे इस रिपोर्ट के अनुसार वहां के जो सांसद हैं, विधायक हैं और जो इंतजामिया कमेटी है उस मस्जिद की, उसने लोगों को भड़का करके और वहां पर इस तरीके की स्थिति बनाई जिसकी वजह से संभल में कानून व्यवस्था बिगड़ गई। भीड़ की तरफ से ही जो गोलियां पुलिस पर चलाई गईं, जो पत्थर पुलिस पर फेंके गए, उसी में कुछ लोगों की जान भी गई। पुलिस की गोली से किसी की भी जान नहीं गई है। ये इस रिपोर्ट का मोटा मोटी सिजरा है। हमारे साथ में श्याम सलोने जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मेरे साथ में विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। मोहम्मद उमर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। मैं विवेक जी सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि चूंकि आपके सांसद, विधायक इस रिपोर्ट में वो सीधे सीधे कटघरे में आ रहे हैं, सपा का इस पर क्या कहना है? देखिए, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं और आपके दर्शकों को, आपको मेरा प्रणाम। आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी चूंकि हिंदू समुदाय के धर्मगुरु हैं, सनातनी धर्मगुरु हैं, तो उनको मेरा विशेष प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूं मैं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति आपके पूरे मन से चाहूंगा। सत्यता यह है कि ऐसी एक रिपोर्ट दिल्ली के दंगों में भी आई थी, सिटीजन कमेटी की रिपोर्ट, जिसको कि 5 रिटायर्ड जस्टिस ने तैयार की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के ने गृह मंत्रालय के निर्देश पे कोर्ट में जाकर के अनुमति ली, एफिडेविट फाइल करके बाकायदा ऑन रिकॉर्ड, कि इस रिपोर्ट को जांच का आधार न बनाया जाए, जिसमें कि कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी के नेताओं के भी नाम है। आज अगर जिस प्रकरण पे हम बैठे हैं उसमें अगर एक एनकाउंटर हुआ है, तो मेरा एक मानना है स्पष्ट रूप से कि आईपीसी सीआरपीसी की दृष्टिकोण से जो भी इस समाज के लिए, जो भी भारतीय समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए हानिकारक है, उसका समाप्त होना कहीं ना कहीं समाज में एक स्वच्छता अभियान और सफाई अभियान का प्रतीक माना जाता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जो कार्रवाई हुई है, अगर आरोप सत्यापित हुए हैं, अगर डेफिनेटली उसके खिलाफ सबूत थे, और जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण सामने लाया जा रहा है इस रिपोर्ट के बाद, ये तो लाजमी है। देखिए कि जो भी सत्ता में होता है वो विपक्ष के नेताओं पे और विपक्ष को प्रायोजित तरीके से आलोचित करने की, अपमानित करने की, कहीं ना कहीं सार्थक प्रयास करने का प्रयास करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर संभल का सच है, तो मेरठ प्रहलाद नगर 2019 में जो कि 100 से अधिक हिंदू परिवारों ने छेड़खानी और असामाजिक तत्वों से परेशान होकर पलायन की बात की थी, वो भी सच है। क्या उसकी कोई रिपोर्ट है? मेरठ में ही 2025 में हिंदू बाहुल्य इलाके में मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने के बाद जो विवाद बना, क्या उसकी कोई रिपोर्ट है? आगरा में 40 हिंदू परिवारों ने मकान बेचना है के पोस्टर लगा दिए थे 2026 में, क्या उसके कोई रिपोर्ट है? अलीगढ़ 25 में भी इसी तरह के मकान बिका हुआ है हिंदू परिवारों ने, 2025 की घटना, ये सब योगी सरकार की घटना है।
मुरादाबाद में इसी तरह संपत्ति बेचने की बात आई। आजमगढ़ में 40 हिंदू परिवारों ने धार्मिक आयोजन में डीजे संगीत बजाने को लेकर विवाद को लेकर के पलायन की बात की। और ये तो चलिए, ये तो ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि सत्ता सीधे सीधे शामिल है। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में एक ब्राह्मण परिवार ने बाकायदा पलायन करने, संपत्ति को बेचने, वहां के अराजकताओं से परेशान होकर के मजबूर होने की बात मंच पे कही थी। क्या उसकी कोई रिपोर्ट आई? सत्यता यह है कि जहां पे सरकार फंस रही होती है वहां पे दृष्टिकोण बाधित करने के लिए आलोचनात्मक विषयों को खड़ा किया जाता है। मुझे लगता है कि आईपीसी, सीआरपीसी के दायरे में जो भी आपराधिक कृत्य करने वालों पे कार्रवाइयां होती हैं उसको राजनीति का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। अपराधी ना किसी राजनीति दल से प्रेरित होता है, ना किसी राजनीतिक दल का समर्थक होता है, ना उसको समर्थन देती है आज की सरकार, और ना ही पूर्व में आदरणीय अखिलेश यादव जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो हमारे यहाँ पे बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बतौर मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश के कई ऐसे लोगों का टिकट काटने का काम किया जिनके ऊपर क्रिमिनल एलिगेशन थे। चूंकि एक परिपक्व शब्द है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती है, क्रिमिनल एलिगेशन होते हैं। एलिगेशन तो जब प्रूव हो जाता है तब उसको क्रिमिनल हिस्ट्री कह सकते हैं, तब वो आरोपी अपराधी हो जाता है। लेकिन जिनके ऊपर भी थे, जैसे मुख्तार अंसारी की बात करिए, अतीक अहमद को मंच पे धक्का देने का काम आदरणीय अखिलेश जी ने किया था। मुख्तार का टिकट काटा, डीपी यादव का टिकट काटा, कई ऐसे टिकट आदरणीय अखिलेश जी ने काटने का काम किया। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को हटाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मॉडर्न पॉलिटिक्स, मॉडर्न एरा में पहली बार शुरू किया, जिसके पक्ष में भाजपा नहीं है। अश्विनी उपाध्याय जी ने जो बात आपने कही है, मैं उसी बात को आगे लेकर के चल रहा हूं। उसी से एक सवाल पैदा हो रहा है। आपने मेरठ पलायन का जिक्र किया, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, इन सभी जगहों पर जो पलायन हो रहा था, हिंदुओं का पलायन था, अखबारों में भी आया, समाजवादी पार्टी को भी उसकी चिंता है, और ये सब योगी सरकार में हुआ। यही आपका कहना है, यही कहना है ना आपका। लेकिन इसकी जड़ में कौन था? मुस्लिम बिरादरी से परेशान होकर के, मुस्लिम बिरादरी से परेशान होकर के हिंदुओं को यह स्थिति लेनी पड़ी। इसकी जड़ में थी कमजोर कानून व्यवस्था, जिसके उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? अच्छा बताइए। चलिए, नहीं, वो ठीक है, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपसे यही जानना हूं। आप पहले सवाल पूछ लीजिए। मुस्लिम की वजह से एक हिंदू, मुसलमान की वजह से एक हिंदू अपना मकान बेच रहा है। सवाल यह है कि यह रिपोर्ट हुआ कि इतने इतने बेचने वाले थे, लेकिन बिके कितने? क्या ये पलायन हुए हैं? मैं जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को यह कह करके संबोधित किया जाता है कि संत की सरकार है। आदरणीय श्याम सलोनी जी के अभी तर्क सुनिएगा, आजकल तो इनके बातों से मुझे बड़ा एंटरटेन होता हूं मैं। सत्यता यह है कि 489 करोड़ योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पे दिए, और 2000 करोड़ से अधिक का बजट अल्पसंख्यक बोर्ड को दिया है। हमारे आदरणीय हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र वैदिक गुरुकुल, जहां पे शास्त्रों की, धर्म की, पुराण की, वैदिक यज्ञ पूजन हवन की जो शिक्षा होती है, वो मात्र वैदिक गुरुकुल 64 हैं, और वो भी सरकारी सहायता जिसको हमने दी थी 16, उसको भी बंद करके पूरी तरह से उसको निराश्रित करने का काम किया है योगी सरकार ने। किसी एक भी गुरुकुल को सरकारी सहायता नहीं प्राप्त होती है, लेकिन मदरसों की बड़ी चिंता थी इनको। तो मुझे लगता है किस बात की हिंदू सरकार, किस बात की संत की सरकार? भाई, आपने 2489 करोड़ से अधिक का बजट, ये तो बात ही घुमा दी आपने उसी समाज को दिया है जिस समाज को 10 साल बाद भी योगी आदित्यनाथ जी लगातार आलोचित करके हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो रहा है भाई। विवेक जी, मेरा सवाल यह है ही नहीं। मेरा सवाल यह है कि जो पलायन, आपने बिल्कुल दूसरा मुद्दा उठा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जो पलायन का मुद्दा आपने उठाया, उसमें कितने पलायन हुआ ये भी रिपोर्ट है? कोई पलायन नहीं हुआ। ये मामले सामने जरूर आए कि हम पलायन कर रहे हैं। स्टेट मैनेज, सुन लीजिए, स्टेट मैनेज डेटा के अनुसार ऐसी रिपोर्टों को दबाने का काम करती है सूचना विभाग इनकी। अरे तो ऐसी रिपोर्ट्स को दबाने का काम किया जाता है जहां पे योगी सरकार की कमजोरियां पलायन जैसे मुद्दों पे सामने आती है। अच्छा बताइए, गोरखपुर में तो ब्राह्मण परिवार था, ब्राह्मण परिवार ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के मीडिया के सामने आकर के उसको क्यों कहना पड़ा कि हमें गोरखपुर छोड़ना है, हमें पलायन करना है गोरखपुर से? क्या उस ब्राह्मण परिवार की सुध किसी ने ली? प्रशासन ने ली? क्या उसकी जानकारी किसी को है? तो ऐसे लोगों को मौन करने का, खामोश करने का मैं ठीक है, मैं अब इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आप खुद एक कानूनविद हैं। हमारे थानों में देखिए, आज इनकी सरकार है, कल नहीं रहेगी, लेकिन जो थाने में बैठा हुआ है ना, वो अगले 35-40 साल वहीं नौकरी करेगा, और एक एक थाना उत्तर प्रदेश में बिकता है। अगर आपके पास रेट ना हो तो आपको मैं व्यक्तिगत रूप से दे भी सकता हूं।
मैं मतलब कुछ चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, आप खुद कानून के अच्छे जानकार हैं। इन सब चीजों में हमारी पुलिस प्रशासन किस तरीके से हर सरकार में केवल इनके या उनकी की बात नहीं है। श्याम सलोनी जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दो चीजें हैं, चूंकि सरकार आपकी है और समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में या विपक्ष को फंसाने का काम ही करती हैं सरकारें। इनकी सरकार ने आपको फंसाया होगा, आपकी सरकार इनको फंसा रही है। तो इस नियत के साथ ही जब ये एजेंसियां बनाई जाती हैं, जो आयोग बनाए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट पर उसी तरीके की बातें होती हैं जिसका पहले से इल्म होता है। मित्रों को मेरा राधे राधे। मैं सबसे पहले, आज हमारे बीच में विधायक नहीं रहे हैं उमाशंकर जी, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमारी नेता, मेरी बहुत प्रिय, जिन्हें हम बुआ जी कहते थे, श्रीमती सुषमा स्वराज जी की आज 7वीं पुण्यतिथि है, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शेखर साहब देखिए, आज का विषय है संभल पर, जो रिपोर्ट पेश की गई है विधानसभा में उस पर। लेकिन हमारे मित्र हैं, चूंकि पेशे से वकील है, अधिवक्ता हैं, तो बात को घुमा रहे हैं, दाएं बाएं साए जा रहे हैं। मुद्दे पर बात करने का इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जो कृत्य इन्होंने कराया था, मैं फिर बोल रहा हूं, जो कृत्य इन्होंने कराया था समाजवादी पार्टी ने, उसका खामियाजा वहां के निर्दोष मुसलमानों को झेलना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने सुनियोजित तरीके से, जब वहां की कोर्ट ने आदेश किया था कि वहां जाकर के आप नाप तोल करनी है, जांच करनी है, उसके लिए जांच के लिए जब वहां जाते हैं तो इनको क्या आवश्यकता थी कि जो सदर थे वहां के मस्जिद के, क्यों रोका और क्यों पत्थर बरसे? उसके बाद ये लोग कहते हैं कि साहब वो फोर्स लेकर के क्यों नहीं आए थे। अब उन्होंने जब फोर्स बुलाई, कितना मुसलमान चारों तरफ से इन्होंने इकट्ठा कर लिया, वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैं कहता हूं आप रिपोर्ट तो झूठी बता रहे हो, तो बताइए कि 10 मिनट में 10,000 मुस्लिम वहां पर उपद्रवी कैसे इकट्ठा हो गए? यानी कि पहले से पूर्व, क्योंकि सॉलिसिटर ने तो बोल दिया था ना कि हम फला डेट में इतने बजे आपको यहां पर मस्जिद में मुआयना करने आएंगे, तो उनके पास सूचना थी। उस सूचना के आधार पर उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया। और चूंकि वहां के सांसद वो तो है ही गुंडे, जो जाने कितने वर्षों से चोरी की बिजली चलाते थे, अब पूरे मोहल्ले को बिजली चलवाते थे, करोड़ों रुपया। तो आप हंस रहे हो जी, आप हंस रहे हो, जनता आपको इसकी लायक नहीं छोड़ेगी। आप पैरोकारी करते हो ऐसे लोगों की, इससे गुंडों की। फिर अब रामद्रोही चंदा चोर हमको बताएंगे जनता क्या करेगी, बताइए कितने, क्या कलयुग इसी को कहते हैं श्याम सलोनी जी, राधा राधा जप एक भी रिपोर्ट में कहते उस समय भी नहीं हुआ था। मैं कई चैनल पर देखता, मैं कई चैनल पर बात की थी, एक भी प्रूफ नहीं आता। फिर समाजवादी पार्टी ने सहानुभूति लेने के लिए उनको 4-4, 5-5 लाख रुपए उन 5 मृतकों के घर पर देने का अपने मुआवजे का कार्य किया कि कहीं आपके खिलाफ विद्रोह ना पैदा हो जाए। तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को दुरुपयोग करके, क्योंकि होती जा रही है। जो रिपोर्ट पेश हुई है, अक्षर से कहीं पर भी उसमें किसी भी तरीके का कोई गुमराह नहीं किया गया है। जो सच्चाई है, ठीक है, मतलब आप जो सरकार किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनके पास कोई इसका पेश करने का तो ये इधर उधर भागेंगे, गोरखपुर जाएंगे। ठीक है, आपका कहना यह है कि रिपोर्ट पूरी तरीके से पुख्ता है, प्रामाणिक है। अब मैं इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। श्याम जी अब रुकिए आप थोड़ा सा, मैं मोहम्मद उमर जी के पास चलता हूं। उमर साहब, मैं 2 चीजें आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि जब बाबर अकबर इन सब का दौर रहा होगा, ना हम पैदा हुए थे ना आप हुए होंगे, किताबें हैं, इतिहास है, जिसके आधार पर हमको ये समझ में आता है कि किसी समय पे ये बिल्डिंग ऐसे बनाई गई, वैसे बनाई गई, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, जितना हिंदुस्तान में बना है उतना बाकी जिन देशों से वो आए या जिन देशों के उनके ओरिजिन कहे जाते हैं, वहां पर भी हमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा उल्लेखनीय दिखता नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि अच्छा, हिंदुस्तान में यह बात तो ठीक है कि भाई मुसलमान बाहर से आए, आने के बाद यहां पे बस गए, आज उनकी जनरेशन दर जनरेशन हैं हमारे बीच। 47 में हम बटे, उसके बाद भी जो रुके उनके साथ में चल रहे हैं।
ऐतिहासिक तथ्य है कि बहुत सारे मंदिरों को उजाड़ करके, बहुत सारे हिंदुओं का सर कलम करके उस दौर में जो आक्रांता आए उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया था। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के दौर में हम जी रहे हैं, जो समय चल रहा है, इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर कुछ बातें सामने आती हैं। राजनीतिक वजह भी हो सकती हैं, सामाजिक और धार्मिक वजह भी हो सकती हैं। अब कोई हरिहर मंदिर था, वहां जामा मस्जिद बनी, जहां श्री कृष्ण पैदा हुए वहीं पे मस्जिद बनी, जहां रामलला पैदा हुए वहीं ढांचा खड़ा हुआ। ऐसे तमाम प्रकरण हमारे देश में भरे पड़े। सवाल इस बात का है कि जो स्थिति संभल में बनी, क्या आपको लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित थी? और अगर कानून अपना काम कर रहा था या अनुपालन हो रहा था तो कोई जरूरत नहीं थी कि चुने हुए नुमाइंदे उसमें कूदते? या आपको लगता है कि उन्होंने जो किया वो ठीक है? ऐसा है, 20-30 साल से हम देख रहे हैं संभल को। सभी हिंदू मुस्लिम प्यार से मोहब्बत के साथ अपने साथ रह रहे हैं संभल में। आज तक कभी ऐसी कोई वो बात नहीं थी। लेकिन वर्तमान सरकार का ये सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और इसी दो पायदान पे राजनीति कर रहे हैं। अब क्या रिपोर्ट दी है, कैसे रिपोर्ट दी है, अब ये सरकार का कितना दबाव रहता है रिपोर्ट देने में, ये आप बाखूबी जानते हैं। दूसरी बात, जो संभल में हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जा रहा है, पहली बात तो कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है वहां पे। ना तो मुस्लिम लड़ रहा है हिंदू से, ना हिंदू लड़ रहा है मुस्लिम से। आज भी मुस्लिम सही रह रहा है और हिंदू भी अपनी जगह सही रह रहा है। हिंदू, अब कुछ लोग भाई हिंदू की आबादी कम होने अनुसार अपने दूसरे शहर में चले गए, लेकिन ये सरकार उसी मुद्दे को लेकर उसका नया मुद्दा हिंदू मुस्लिम के रूप में दे रही है सरकार। अब दूसरी बात, अब वहां पे जो झगड़ा हुआ, सरकार नहीं दे रही है। अब झगड़ा हुआ तो वो लोग आपस में, एक मिनट, वो लोग आपस के लोगों को गोली मारेंगे। अब रिपोर्ट में पुलिस की गोली नहीं लगी तो फिर किसकी गोली लगी रिपोर्ट में? आप ही के लोगों की लगी थी, आपको मालूम नहीं है क्या? आप इसमें स्कॉलर होकर के झूठ बोल रहे हैं। अब आपस के लोग गए, आपस में गोली मार देंगे। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको या तो जानकारी नहीं है, या तो जानकारी लेकर के बैठिए, या फिर सब आप ऐसा आरोप लगाएंगे। अच्छा, हम एक सेकंड श्याम सलोनी जी, श्याम जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक सेकंड रुक जाइए। ऐसे, अरे श्याम जी ठीक है, आप अपनी बात रख दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उमर जी चर्चा से जा रहे हैं, उनकी बात भी आने दीजिए। मैं उमर जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि गोली तो अपनी जगह पे है, जब पत्थर चले क्या वो भी पुलिस लेके आई थी? पत्थर चले? पत्थर कौन से? अब गोली चला रहे हो पुलिस, पब्लिक पे गोली चला रहे हो, पब्लिक पे सीधे फायर हो रहे हैं। वीडियो है, 50 वीडियो देखी है हमने, यूट्यूब पे वीडियो देखी है, इंस्टाग्राम पे वीडियो है, फेसबुक वीडियो देखी है। तो आदमी बचाव में भागेगा, क्या करेगा? अपना पिस्तौल रास्ता देखेगा। तो 4 लोग 5 लोग खत्म हो गए, उसमें से 2 परिवार तो ऐसे थे, और 2 लड़के पापे वगैरह वो अपने फेरी करने जा रहे थे वो लड़के। अब कोई आदमी फेरी करने जाएगा तो अपना हथियार लेके जाएगा, साथ में पत्थर लेके जाएगा, क्या चीज लेके जाएगा अपने साथ? इतने पत्थर और गोलियां वहां पे चली, कहीं से तो आए होंगे ना, मैं यही कह रहा हूं आपसे। से आए होंगे। कोई आदमी फेरी करने जा रहा है, एक परिवार ऐसा परिवार है, उसमें 4 बहनें, एक अकेला भाई है। वो आदमी फेरी करके अपना परिवार पाल रहा था। वो आदमी क्या पत्थर लेके जाएगा अपने फेरी में, कपड़े लेके जाएगा बेचने के लिए? नहीं, अब पुलिस अगर मौलाना साहब, वो तो हम ही कह रहे हैं कि निर्दोष मारे गए आपके चक्कर में। वही तो हम बोल रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे बात को कि समाजवादी पार्टी ने आपके निर्दोष भले लोगों को मरवा दिया। और आप कुछ बात संबल में 2-3, 4, 5 जितने भी झगड़े हुए हैं, आज तक कोई भी झगड़ा, जितने भी झगड़े हुए हैं इतिहास में बीजेपी की सरकार में झगड़े हुए हैं, एक भी जगह हमने भेदभाव नहीं किया है। उनका कहना यह है, आप नहीं, ये ठीक है उमर जी, ये बीजेपी ये कह रही है कि जो जिनकी जान गई, बीजेपी कभी नहीं चाहती थी, या उनके साथ में उनकी हमदर्दी भी है। वो ये कह रहे हैं कि सपा वालों ने ये कराया, रिपोर्ट में ये चीज सामने आ रही है। आपके हिसाब से समाजवादी का क्या रोल है उसमें? समाजवादी का रोल क्या है उसमें? समाजवादी का क्या मतलब है उसमें? समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक वही इन्वॉल्व थे, रिपोर्ट ये कह रही है। लॉ एंड ऑर्डर है,
जो व्यवस्था है समाजवादी सरकार देखेगी या मौजूदा सरकार देखेगी या वर्तमान सरकार देखेगी? चलिए ठीक है, मैं समझ रहा अरे हूँ। वो चूहे ठीक है, लेके ठीक है, वहां के विधायक का देखा, ठीक है, अब सांसद जी की बात आती है। ठीक है, जवाब आ गया। इतना कुछ चीजें जनता पे भी छोड़ते हैं। हमारे साथ में संजीत कुमार जी हैं, ठीक है, कांग्रेस के लीडर हैं, आते हैं। उमर, ये हो गई आपकी बात, हमने समझ ली। संजीत कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संभल की जो रिपोर्ट आई है, कांग्रेस के समय पे तो बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी तैयार हुई, उन रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई भी हुई। तो सरकार चलाने के अनुभव के आधार पर मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जो संभल की रिपोर्ट आई है उस पर विवाद क्यों हो रहा है, उसको क्यों नमस्कार खारिज किया जा रहा है? जी नमस्कार शेखर जी, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, इस रिपोर्ट में कहां से धन आए, कहां से भीड़ तंत्र हुआ और कहां से पत्थरें आए, ये भी बताई गई है। लेकिन ये नहीं बताई गई है इस रिपोर्ट के अंदर कि सरकार ने इन भीड़ तंत्र को, पत्थरों को लाने और इन तमाम घटनाओं की क्या पूर्व जानकारी नहीं थी वहां के अफसरों को, और सरकार में बैठे लोग को अगर जानकारी थी तो किन मंत्रियों के पास ये जानकारी थी और किसने ये रिपोर्ट दबाई, किसने इस जानकारी को दबाई। और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि 2024 में सरकार तो योगी जी की थी, उनके पास गृह मंत्रालय था, तो ये जिम्मेदारी किसकी? अभी हमारे कई साथी भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, और सत्ता में बैठे लोग, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी? इस रिपोर्ट में एक भी लाइन इन चीजों के ऊपर। चलिए ठीक है, हम इसका जवाब, हमारे साथ में रिटायर्ड डीजी एकेडी द्विवेदी जी भी हैं, हम उनसे लेते हैं क्योंकि प्रशासनिक लंबा अनुभव है। जी साहब, जिस तरीके की ये रिपोर्ट आई है, संभल की जो जांच रिपोर्ट आई है, मेरे ख्याल से आपने उसको देखा ही होगा, अखबारों में पढ़ा ही होगा, जानकारी है आपको। अलग अलग दौर में अलग अलग रिपोर्ट्स आती रही हैं। दंगे कोई पहली बार नहीं हुए, संभल का तो अपना पूरा इतिहास है दंगों का। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो स्थिति वहां पर बनी, जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है या जो सपा की तरफ से कहा गया कि उनके लीडर्स को फंसाया जा रहा है, या जो उमर जी कह रहे हैं कि 5 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान चली गई और पुलिस की गोली से मरे और उसका कोई उल्लेख नहीं है, वगैरह वगैरह, ये जिन लोगों ने जांच की है, जिस तरीके से जहां रिपोर्ट पेश हुई है, उस पर सवाल जिस तरीके के उठ रहे हैं, तो क्या यह दंगों को जायज ठहराने की कोशिश है या जांचकर्ताओं पर भरोसा नहीं है? देखिए, ये जांच आयोग का गठन एक कानून के अंतर्गत हुआ है और जांच आयोग के अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज साहब रहे, श्री डी.के. अरोड़ा साहब रहे हैं, और 2 और सीनियर अधिकारी रहे हैं। जो जांच की जाती है, इसकी प्रक्रिया निर्धारित है। उस प्रक्रिया में मौके का, स्थल का निरीक्षण होता है और संबंधित लोगों का बयान अंकित किया जाता है। बयान अंकित करने के लिए जांच आयोग तिथि निर्धारित करता, समय निर्धारित करता, स्थल निर्धारित करता है। मेरी जो जानकारी है, 4-5 बार ये संभल गए हैं, वहां के लोगों से बयान लिए हैं, अधिकारियों के बयान लिए हैं, स्थल निरीक्षण किए हैं, तमाम जो साक्ष्य हैं उसको रिकॉर्ड पर लिए हैं और उस आधार पर तब ये अपना निष्कर्ष निकाले हैं। आयोग के सामने कौन जाकर के बयान देगा, कौन नहीं देगा, इस पर कोई रोक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक संभल का रहने वाला हो, किसी जाति, धर्म, पार्टी का हो, वो जाकर के बयान देने के लिए स्वच्छंद है, उस पर कोई रोक नहीं होती है। तो जांच आयोग का जो निष्कर्ष है उस पर मैं संदेह नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित है, साक्ष्यों पर आधारित है। एक बात यही और निवेदन कर दें, सन 1980 में मुरादाबाद जिले में दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था। उस समय संभल भी मुरादाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था, संवेदनशील संबंध भी रहा है। मुरादाबाद में जो 80 में दंगा हुआ था, उसमें 80-85 लोगों की जान गई थी और महीनों कर्फ्यू लगा था
उस समय जो एसएसपी मुरादाबाद थे श्री वीएन सिंह साहब, उनको भी पत्थर लगा था, हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उस दंगे की जांच के लिए भी जांच आयोग का गठन हुआ था। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1983 में सरकार को सौंप दिया था और वो रिपोर्ट शासन में दबाए रखी गई जानबूझ करके विभिन्न सरकारों द्वारा, और 2023 में अभी जाकर के कुछ वर्षों पूर्व वो विधानसभा के पटल पर रखा गया। एक नियम ये भी है कि जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता, सबसे पहले विधानसभा के पटल पर रखा जाता है, उसके बाद ही वो आम लोगों की जानकारी में, हमारी आपकी जानकारी में बात आती है। तो एक कहने के लिए तो कुछ भी कहे राजनीतिक पार्टियों के लिए। रही बात संभल के दंगे में 4 लोगों की जान गई है, तो रिपोर्ट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, फॉरेंसिक जांच के आधार पर उनकी मृत्यु 315 बोर के कारतूस से हुई है। और पुलिस के पास पूरे भारत में 315 बोर का कोई भी शस्त्र नहीं होता है, वह नागरिकों के पास होते हैं। वह नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड है 315 बोर्ड, तो उसके चोट से जो है जान गई है। ठीक है, तो पुलिस की आपने मुझे लगता है दोस्त नहीं हुआ। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको रेखांकित कर दिया है। अब मैं राकेश चतुर्वेदी जी के पास चलता हूं। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा जो चर्चा में बात निकली है उससे जुड़ा हुआ है। संभल की रिपोर्ट पर तो हमारे पास जवाब आ ही रहे हैं। जो एक बात मोहम्मद उमर जी ने कही कि हिंदुओं की आबादी कम हुई, वो दूसरे शहर चले गए, संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर, ऐसे पूरी बेल्ट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरी बेल्ट हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी है। तो सवाल इस बात का है कि हिंदुओं की आबादी क्यों घटी है। नेताओं से पूछेंगे तो वो अपनी अपनी बात करेंगे, कानून व्यवस्था वगैरह वगैरह, लेकिन आप हिंदू धर्मगुरु हैं तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कुछ लोगों ने आपके साथ कभी डिस्कशन किया हो कि साहब हमारी तो मजबूरी, हमारा खानदानी मकान था, अब ये समस्या आ गई, हमें जाना ही पड़ेगा, बताइए क्या करें। शेखर जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा वंदन है और आपको भी जय श्री राम, हर हर महादेव, और सभी पैनलिस्टों को। शेखर जी, आपका जवाब दूं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं वक्तव्य देना चाहता हूं कि आज अच्छा लगा विवेक पांडे भाई जो है सफाई होकर के तो बैठे, लेकिन एक बात बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो अपराधी है, जो जांच हो और किसी पार्टी का नहीं है। अच्छा लगा, ये कलेजा जो है मुझे लगता है कि पहली बार मैंने किसी सफाई के अंदर देखा है या किसी विपक्ष की पार्टी के अंदर, उसका तो स्वागत होना चाहिए विवेक पांडे जी के लिए। दूसरी चीज मैं आपको संभल की बता रहा हूं और मैं अपनी वास्तविकता, अपनी वास्तविक घटना बता रहा हूं। इस घटना के बाद ही मैं गया, क्योंकि मैं विगत 18 वर्ष से गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर के निवास करता हूं, तो वहां कई मित्र हैं, कई लोग हैं मेरे जानने वाले। जब इस कांड के बाद मैं वहां पर गया तो जब मैं कोशिश किया कि मोबाइल में रिकॉर्ड किया जाए तो लोग हट गए। लोगों ने कहा कि अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, हमें डर है। डर किस बात का है? मार दिए जाएंगे, उनको, उनके परिवार को परेशान किया जाएगा। उनका साफ साफ कहना है कि यहां पर प्रताड़ना दी गई जो है हिंदुओं को, जो वहां पर अल्पसंख्यक, वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू बन चुका था। आजादी के समय जहां पर 45 से 47% आबादी रही हो, वहां पर आकर के 15% सिमट जाना सिर्फ जो है नौकरी के लिए पलायन। नौकरी के लिए तो हर जगह से पलायन हुआ है, नौकरी के लिए तो हर स्थान से पलायन हुआ है। और दूसरा प्रमाण आदरणीय शेखर जी मैं देना चाहता हूं, मैं पूर्वांचल की धरा का हूं। एक स्थान मुझे लगता है विवेक पांडे भाई को भी याद होगा, वर्तमान में अंबेडकर नगर जिले का हिस्सा है टांडा। हर 3 महीने में जो है वहां कर्फ्यू लगा रहता था, हर 3 महीने में। शेखर जी, ये तो आप मीडिया का आप भी इतिहास आप उठा लेंगे, हर तीसरे महीने वहां कर्फ्यू लगा रहता था। और हिंदू परिवार की बहन बेटियां या कोई बच्चा अंधेरा होने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था उस बाजार में, जबकि टांडा पहला नगर निगम है उत्तर प्रदेश का, बहुत पुराना नगर निगम है। सोचिए कि ऐसे हालात जो है वो पैदा हुए उत्तर प्रदेश की धरा पर। आज से नहीं, सिर्फ 2024 नहीं, ये आक्रांताओं का षड्यंत्र और युद्ध जो है 5000 साल पुराना है। हरिहर नगर से शुरू होकर के जो है संभल बनने तक का इतिहास है। दूसरी चीज, उमर जी कह रहे थे पत्थर कहां से आया, अचानक 10,000 लोग कहां से आए, ये अगर ये पूछ लेते तो शायद इनको जवाब मिल जाता कि पत्थर कहां से आया, हथियार कहां से आया, मारा क्यों गया। और एक महत्वपूर्ण बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने कहा और आदरणीय मनोज जी ने भी कहा एक बात, आपको याद हो कि
गुरुकुल नहीं है। अरे भाई, आप लोगों ने जो इससे पहले जो सत्ताएं थी भारतवर्ष में, उन्होंने बनने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर अब मैं गुरुकुल खोलूंगा, राकेश चतुर्वेदी गुरुकुल खोलेंगे, तो मैं व्यक्तिगत धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। लेकिन अगर एक मुसलमान मदरसा खोल करके वहां प्रयागराज जैसे इलाहाबाद में, जो आपको याद होगा कि नोट छापने की मशीन वहां पकड़ी गई और जगह जगह तलवारें और हथियार पकड़े गए, तो मदरसा जो है तो अपने जो है जात के लिए, अपने संप्रदाय के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। तो ये अंतर रहा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं शेखर जी संभल के ऊपर कहना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि आज ये स्थिति है, आज से पहले 2024 से नहीं, छोड़िए 2019 से पहले, और दंगा कोई पहली बार नहीं है। वहां पर दंगा, जैसे अभी डीजी साहब ने बताया, पूर्व डीजी साहब ने, कि 1980 का बाबरी के समय भी वहां पर, बाबरी विध्वंस के समय भी वहां पर दंगे का, मैंने उस चीज पे मत जाइए। मैं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं अब विवेक जी के पास वापस आता हूं। विवेक जी, जो बात इस चर्चा में आ रही है वो इतनी तो साफ है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसका एक सेट ऑफ प्रोसीजर है और उसके आधार पर उसको तैयार करके रखा गया है। द्विवेदी जी ने एक और बात कही कि भाई 83 की रिपोर्ट सन 2023 में सामने आई, तो यह भी हमारे देश में, प्रदेश में होता रहा है। और स्थिति इस तरीके की है कि जो अनुपालन अदालत के आदेश के बाद वहां पर होना था, या आगे भी जो तारीख पड़ी है उस पर जब जिस तरीके से होगा, तो क्या ये सारी चीजें जिनके नाम आ रहे हैं या जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी किसी तरीके की कोई अपनी भूमिका देख रही है, या आपको लग रहा है कि इससे पल्ला झाड़ लेना बेहतर है? देखिए, दो बातें स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। अभी आपने एक रिपोर्ट का जिक्र किया, शायद 84 या 83 की रिपोर्ट थी, जो कि अब आई है सामने। तो मुझे लगता है कि संभल का सबसे भयावह और सबसे भीषण दंगा जो 1978 में हुआ था जनता पार्टी के दौरान, उसकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। वो रिपोर्ट नहीं आई सामने। लेकिन मैं, यही तो मेरा कहना है कि पिक एंड चूज की जो सिलेक्टिव अप्रोच है इस देश की राजनीतिक दलों की, यही कारण है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में हमेशा विफल साबित हुए। तो सरकार तो आपकी भी रही, आप ले आते। मैं कहता रहा हूं, मैं आ रहा हूं ना। अब मुझे मौका दीजिएगा, मैं ले आऊंगा, सारी रिपोर्ट ले आऊंगा सामने। जिस दिन मैं सिस्टम में आ गया, बिल्कुल मैं ले आऊंगा। वो दायित्व तो मिलना चाहिए। आदरणीय राकेश भैया जैसे सनातनी गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा तो बिल्कुल ले आएंगे। मैं तो कह रहा हूं ना कि रिपोर्ट सारी सार्वजनिक होनी। वास्तविकता देखिए ये है कि मैं प्रशासन पे तो सवाल नहीं खड़े करूंगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि दंगों की जब परिपाटी सामने आती है, तो दंगों की परिपाटी में मॉडर्न पॉलिटिक्स की एरा में हमें बहुत आवश्यकता है पहले तो उन सारी रिपोर्टों को सार्वजनिक करने की जो रिपोर्टें कभी अभाव में, कभी दबाव में, कभी प्रभाव में, कभी स्वभाव के कारण दबाई गई हैं। ये बात इस देश के मंच पे आनी बहुत जरूरी है। अभी जो बात आई थी, भाई मैं डिटेल नहीं करूंगा आपकी डिबेट को, लेकिन ये बात मैं कहता हूं कि 9 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की राजनीतिक धुरी अजान, भाईजान, रमजान, हिंदू मुसलमान पे टिकी हुई है। मेरा कहना है, आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश का गृह विभाग भी आपके पास है, न्याय विभाग भी आपके पास है। यही न्याय विभाग जिसमें अभी कोडिन प्रकरण में आरोप लगा कि जज हाईकोर्ट को प्रभावित कर रहे लोग तो मेरा कहना, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो दृष्टिकोण और जो स्वतंत्र हाथ अधिकारियों के होने चाहिए, जब वो राजनीतिक प्रभाव में रहेंगे तो ये स्थितियां आपको देखते बनेंगी। और सबसे बड़ा सवाल तब उठ जाता है इस सरकार के ऊपर, जब आप उत्तर प्रदेश में संभल की रिपोर्ट पे तो कार्रवाई करने का आधार मानते हैं इस तरह की एसआईटी का, लेकिन जब दिल्ली की सिटीजन कमेटी रिपोर्ट में 5 जज बाकायदा कपिल मिश्रा जैसे नेताओं का नाम इसमें उजागर करते हैं, उस रिपोर्ट को आप सीधे दरकिनार कर देते हैं। कमेटी की क्या, तो ये तो दौरा चरित्र हो गया। आप मेरी बात समझिए विवेक जी, आप बात समझिए। दिल्ली हम बाद में चलेंगे, दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है, उसको दिल्ली पे छोड़ते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लिए चिंतित हूं, क्योंकि आज मामला संभल का है। संभल में ऐसा नहीं है कि वो चीजें खत्म हो गई हैं, वो अभी भी ऑनगोइंग है पूरा प्रोसेस। समाजवादी पार्टी का इस रिपोर्ट के आने के बाद, इस खुलासे के बाद स्टेक क्या है? सपा अपने लोगों को क्या कह रही है? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी जुडिशियल रिपोर्ट को लेकर के उस पर एलिगेट करने का कोई काम नहीं करेगी। मेरा बहुत स्पष्ट आपके सामने जवाब है, आपके मंच को मैं बताना चाहता हूं। हाँ, उसमें अगर
गलत तरीके से हमारे किसी भी पदाधिकारी को, नेता को, सांसद को या विधायक को फंसाने का, एलिगेट करने का काम करेंगे या समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे, तब हम अपने पास जो भी हमारी लीगल रेमेडीज हमारे पास हैं, हम उसका बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर इस बात को समाजवादी पार्टी से जोड़ करके, ठीक है, मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं वरना समय कम पड़ जाएगा। विवेक जी, आप मेरे सवाल को सुने। आईने अकबरी और बाबरनामा दोनों में जिक्र है कि जहां जामा मस्जिद खड़ी है वहां हरिहर मंदिर हुआ करता था। समाजवादी पार्टी का इस पे क्या स्टेक है? जामा मस्जिद जहां है, मुझे याद है कि वहां पे काली जी का प्राचीन मंदिर बताया जाता है इतिहास में। जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, वहां बताते हैं कि प्राचीन काली जी का मंदिर है। अरे संभल, आप फिर दिल्ली चले गए। मैं कह रहा हूं हरिहर मंदिर मान लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो आपने स्पष्ट दोनों मस्जिदों का नाम लिया, तो मेरा कहने का जामा मस्जिद में बताते हैं काली। अरे अभी संभल की जामा मस्जिद, मतलब अच्छा, संभल की जामा मस्जिद, चलिए ठीक है, संभल की मस्जिद। मैं कहता हूं अगर हरिहर मंदिर है और है, उसके प्रमाण उजागर हो चुके हैं, तो उसको स्वीकार करिए ना। उसमें अब उसमें बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब उमर जी, ठीक, मैं आ गया। उमर जी, सपा का जवाब आपने सुना? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोले आप जी। हेलो, विवेक पांडे जी का कहना है। उमर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आ रही है? समाजवादी पार्टी का कहना है कि हरिहर मंदिर वहां पर प्रूवन फैक्ट है, तो उसमें सपा को कोई दिक्कत नहीं है। संभल वालों को कोई दिक्कत है क्या? देखो, मंदिर है या मस्जिद है, हाँ, वो तो दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। वो जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हम सब मानेंगे। बस जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, हाँ, वही मंदिर है, मंदिर वाले अपने पक्ष रख रहे हैं, मस्जिद वाले अपना पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, ये मुद्दा तो कोर्ट का मुद्दा है, ये वाला मुद्दा है। लेकिन मेरा कहना यह है, इस मस्जिद और मस्जिद को लेकर इतनी उस दिन जो लड़ाई हुई या उस दिन दंगा हुआ, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए था किसी की वजह। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस चीज को। तो अब जैसे अब सर्वे वाले जाएंगे तो अब तो नहीं होगा ना, मतलब अब तो नहीं होगा इस तरीके का, अब तो नहीं होगा। क्या आपको लग रहा है, आप जिस कम्युनिटी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो समझ पाएगी इस बात को? या बर्क साहब का जो बयान है या जो और नेताओं का बयान है, उस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनका? नहीं, कोई ऐसा बयान नहीं कर रहा, कोई भी विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा कोई बयान नहीं कर रहा जिससे झगड़ा हो। ठीक है संजय जी, मैं अब यही सवाल आपसे, ठीक है, हो गया। इस पे मैं एक 10 सेकंड का आपसे समय चाहूंगा। इसका फाइनल जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपने सवाल फिर आता हूं मैं आपके पास। संजय जी, एक मिनट आप रुक जाइए, 10 सेकंड मैं आऊंगा। 10 नहीं, आप 12 लीजिएगा, बस संजय जी के पास हुआ है। संजय जी, आपका क्या स्टेक है जो अभी? मेरा ये कहना है, हाँ ठीक है, जी, मेरा ये कहना है कि प्रशासन पिछले 9 वर्षों से लगातार योगी जी की सरकार है, और संभल हिंसा के लिए केवल आप किसी एक की जिम्मेदारी तय कर दें। नहीं, मैं जिम्मेदारी तय करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि संभल में जिस जगह को लेकर के विवाद है, कांग्रेस का उस पर क्या कहना है? मैटर सब जुडिस है, मैं समझता हूं जो अदालत का निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। ठीक है, श्याम सलोनी जी, अब कानून व्यवस्था की जो बात आती है, आपको लगता है कि चूंकि योगी सरकार है, अगर बिगड़ी तो भी उनको बताना पड़ेगा, और ना बिगड़े तो इसके लिए कोई धन्यवाद देने भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है? देखिए, हमने तो कभी किसी के साथ में कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं है। अब ये बार बार कह रहे हैं कि 9 वर्ष से योगी सरकार है। मैं तो इनको एक बात और बता देता हूँ, 9 वर्ष के लिए नहीं है, अभी आने वाले 5 वर्ष के और हमारी सरकार रहेगी। बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हम जाने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा काम बोल रहा है। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो ये जनता के बीच में जा सके। अब ले दे के रह गया था, मुसलमान इनसे सत्ता हो चुका है, नाम बदल दिया है। अब ये समाजवादी नाम हटा करके इन्होंने रख दिया पीडीए, कि बार बार इनके बड़े नेता, छोटे नेता, गली का कार्यकर्ता भी पीडीए की टोपी लाके घूम रहा है। अब इनको पीडीए में जब लगा कि पिछड़ा और दलित भी इनकी बातों में नहीं आ रहा है, तो इन्होंने पंडित को गुमराह करने की प्रयास किया है। बस यही विवेक पांडे गुमराह हो गए हैं, क्योंकि आज विवेक पांडे जो भाषा बोल, क्योंकि ब्राह्मण कह रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी आपको लेगी। अभी तो वो आप दया दिखा रही है, जैसे बोलिए आप मस्जिद को हरिहर मंदिर में लीजिए,
इसका परिणाम आपके लिए घातक होगा। आप पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं क्योंकि आप सत्य बोल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी सत्य को स्वीकार नहीं करेगी। आप जिस पार्टी में है आपको इस पार्टी की लाइन में बोलना होगा। वहां पर मंदिरों के वहां पर संकेत मिले, ठीक, मुसलमानों को चाहिए धर्म गुरु बजाय ले आएगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। विवेक जी अपनी बात रख दीजिए। आप आपस में बैठ करके सुलझा सकते हैं कि क्यों ऐसा चाहते हो, जिससे कि क्योंकि आप ठीक है श्याम जी, विवेक जी का एक पॉइंट ले लेते हैं। नहीं चाहिए। और शेखर साहब, समाजवादी पार्टी इसी का फायदा उठा रही है कि मुसलमानों को गुमराह करना चाहती है। योगी जी की किसी भी योजना में अरे मेरी बात आ जाएगी, ठीक है, हो गए अभी मेरे पास। ठीक है, विवेक जी का पॉइंट ले लेते हैं। देखिए, यही स्थिति होती है भाजपा की, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, जब समाजवादी पार्टी सनातन के पक्ष पे खुल करके अपना स्टैंड रखती है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि आदरणीय मुस्लिम स्कॉलर हमारे जो बैठे हैं, इनकी उदारवादिता, इनका बड़प्पन मोहम्मद उमर जी का श्याम सलोने जी से बहुत ऊंचा दिखाई दिया। इन्होंने सहज स्वीकार किया और राम मंदिर के प्रकरण में भी स्वीकार किया मुस्लिम समुदाय ने, जो कोर्ट का निर्णय होगा माना जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी एक बयान दिया कुछ दिन पहले। ये बयान था कि क्या मथुरा में राम मंदिर जैसा आंदोलन नहीं खड़ा होना चाहिए, जबकि मामला सब जुडिस है, जबकि मामला सब जुडिस है। मुस्लिम समुदाय भी तैयार है, हिंदू समुदाय भी तैयार है, वादी प्रतिवादी भी तैयार है कि कोर्ट जो निर्णय करेगा हम मानेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की राजनीतिक दूरी 9 साल बाद भी हिंदू मुसलमान पे टिकी। वो चाहते हैं वहां कारसेवा जैसा उपद्रवी माहौल बने, वो चाहते हैं कि वहां पे दंगे भड़के, वो चाहते हैं कि मथुरा भी हिंसा की आग में झोंका जाए, ताकि उनको राजनीतिक बयानबाजी और मंतव्यों को साधने में आसानी मिले। पीछे से 489 करोड़ का बजट देते हैं मदरसों को आधुनिक बनाने का। उनका डिप्टी सीएम कहता है कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। तो वास्तविकता मेरी समझ में ये नहीं आती है, ये कैसी संत की नरभक्षी सरकार है भाई, जो हिंदुओं को भक्ष रही है और उस धर्म का उद्धार करने में लगी है, जिस धर्म को दिन भर बैठ करके पानी पी करके घुसते हैं लोग। अब सबसे आश्चर्य की बात ये होती है कि मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो वहां पे हिंसा भड़की वो संघ के, आरएसएस के, मुस्लिम मंच के लोग थे। मुस्लिम मंच के लोग थे, आरएसएस के, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुस्लिम मंच है उसके कार्यकर्ता थे। वो जो प्रायोजित तरीके से वहां घुसाए गए, वहां पे हिंसा करवाया गया मुस्लिम आवरण दिखा करके। और भाजपा के लोग जहां जहां पैर रखते हैं धर्म स्थलों पे, वो धर्म स्थल विवादित हो जाता है। भाजपा और संघ के लोगों ने जहां जहां कदम रखे धर्म स्थलों पे, सब विवादित है। अब देख लीजिए क्या उठा करके। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से श्याम जी और विवेक जी, आप लोगों ने जी भर के एक दूसरे को अपनी बातें रख दी हैं। अब वापस हम थोड़ा दर्शकों को भी ख्याल कर लें। ठीक है, रुक जाइए। राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू जैसे जैसे सरकारें बनी हैं, जिस तरीके का एक अभी माहौल बना है, भाई उस समय पे रहा होगा तो उस समय की बात उस समय पे भी जाने दें। लेकिन आज की स्थिति है, अगर हिंदू अपने मंदिरों को लेकर के या अपने तीर्थ स्थलों को लेकर के क्लेम कर रहा है, तो उसमें किस तरीके के संयम की जरूरत हिंदुआने से भी आप अपेक्षित करते हैं, एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते? शेखर जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और इसका प्रमाण हम लोगों ने भोजशाला की लड़ाई में ही दिया। हम लोगों ने कभी उग्र रूप नहीं लिया। हमें जब तक रोका गया, हम सविनय निवेदन करके हम रुकते रहे, और जब हमारे हक में फैसला आया तो हम जो है वहां पर पूजा के लिए हम प्रशासन की भी मंजूरी लेकर के तब हम तैयारी किए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी मुस्लिम स्कॉलर साहब ने कहा, आपको याद हो कि ये कहा हिंदू बनाम मुस्लिम रहा, ये तो जो है पुलिस बनाम मुस्लिम रहा। तो भाई साहब, ये पुलिस बनाम मुस्लिम भी नहीं रहा, ये जो है एक कट्टरवाद बनाम जो है मानवतावाद रहा। वहां पर जो है एक विशेष वर्ग के द्वारा उग्र भीड़ को जुटाया गया और वहां पर मानवता को खतरा था। अगर वो पुलिस वाले मारे जाते या घायल होते तो और लोगों की क्या स्थिति होती। जब पुलिस पर ये स्थिति हो सकती है, प्रशासन पर यह स्थिति हो सकती है, तो आम जनता वहां कितना सुरक्षित थी, इसका अंदाजा उमर जी लगा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम हमेशा कहते हैं, जो हम तो साक्ष्य की लड़ाई लड़ते हैं। हमने चाहे राम मंदिर की लड़ाई, राम मंदिर की लड़ाई में हमने गोलियां खाई, वहां पर हमने वहां पर संघर्ष किया, हम लहूलुहान हुए। उसका प्रमाण है कि आज हम सात्विक रूप से वहां पर राम मंदिर बना पाए। जिसकी नीयत जो है बुरी थी, वो आज भी जो है चंदा मांग रहा है, आज तक मस्जिद नहीं खड़ी हो पाई। तो हमेशा सनातन जो है शस्त्र लेकर, हमारे देवी देवता भी शेखर जी सिखाते हैं कि शस्त्र हाथ में होता है, लेकिन पहला अभय मुद्रा होता है, आशीर्वाद की मुद्रा होता है। हम सृजन में विश्वास रखते हैं, हम विनाश में विश्वास नहीं रखते। और मैं अपने पूरे सनातन समाज से आह्वान करूंगा कि जहां भी हमारा अधिकार है, वहां जो है पवित्रता के साथ निवेदन मुद्रा में न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करके हम आगे बढ़ेंगे। बस चलिए ठीक है। अब मैं द्विवेदी जी, मेरे पास आखिर के 20-30 सेकंड है। मैं एक जवाब आपसे लेना यह चाहूंगा कि हमारे जो राजनेता, मतलब हो सकता है आबादी के बीच में अपनी तरह का सयानापन हो,
लेकिन जो हमारे राजनेता हैं उनको ये इस तरीके की पॉलिटिक्स सूट करती है अक्रॉस द पार्टीज, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, सबको। तो ऐसे में जो पुलिस की भूमिका है या जो एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका है वो बड़ा मायने रखती है। तो आपको लगता है कि प्रॉपर उसकी भी गाइडलाइंस हैं या फिर जिसकी सत्ता होती है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस? देखिए, गाइडलाइंस तो बहुत पहले से हैं पुलिस के लिए, और वो मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित रहती हैं कि इलाके में या जिले में, चाहे वो संभल हो या कोई और जिला हो, हर हालत में अमन चैन बनाए रखा जाए, किसी भी व्यक्ति को कोई अपराधी परेशान ना करे। तो ये गाइडलाइंस आज नहीं, पहले से है। रही बात राजनेताओं की, तमाम राजनीतिक पार्टियों की, लोकतंत्र है अपने यहाँ, राजनीति तो होगी ही। राजनेता अवसर देखते हुए अपने पार्टी के मुताबिक अपने राजनीतिक हित को देखते हुए बोलते रहेंगे, लेकिन प्रशासन को, पुलिस को निष्पक्ष रहते हुए अपना काम करना चाहिए और अमन चैन हर हालत में बनाए रखना चाहिए। ठीक है द्विवेदी जी, मेरे पास आज समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, श्याम सलोने जी, शिशिर जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश चतुर्वेदी जी और द्विवेदी जी, आप सभी लोगों का शुक्रिया। आज की चर्चा में दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से आई हैं। नेताओं को समझाना आज भी टेढ़ी खीर है, लेकिन नेता जो पब्लिक को समझाते हैं वो पब्लिक के बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। ये अपनी तरह का एक ऐसा फैक्ट है जिसका शिकार हुआ है संभल। दूसरे फैक्ट्स हमारे इतिहास से उतर रहे हैं। किसी समय जब हम पर आक्रांताओं ने अपने जुल्म और ज्यादती की, उस समय पे हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा, तो जाहिर सी बात है कि उस पीढ़ी ने वो भुगता था। अब आज जो पीढ़ी चल रही है उसमें जाहिर सी बात है कि सामने वाला भुगतेगा, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने वो चीज की थी जिसकी वजह से किसी समय हिंदू ने अपने गर्दन को झुकाया था। अब यहां पर फिर भी कानून का एक राज है। 1947 के बाद हमारे देश की जो अदालतें हैं वो जो फैसला दे रही हैं उसके आधार पर चीजें तय हो रही हैं। किसी से जोर जबरदस्ती या किसी जगह पर कोई मारामारी नहीं है। तो अदालतों के ऊपर ऐसे मामलों में भरोसा रखा जाए, यह सबसे बेहतर विकल्प है देश के सामने, प्रदेश के सामने, जनता के सामने और नेताओं के सामने भी। अब इस विकल्प के साथ अपनी अपनी राजनीति की दुकान कैसे चलानी है वो तय करना पड़ेगा, वरना जिस तरीके से ये दोनों तीनों चेहरे आज किसी अपराधी के तरीके से सामने आए हैं, अगर अपराध सिद्ध हो गया तो फिर इनकी जगह कहां होगी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। नमस्कार। भविष्य बर्बाद के चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। इस तरह की बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही हैं जिससे लोगों में डिवीजन पैदा हो। इस जांच रिपोर्ट में उन सब षड्यंत्रकारियों का खुलासा किया गया है जो अपने स्वार्थों के लिए देश को दंगों की आग में झोंकते हैं। पुलिस वर्सेस मुसलमान, पुलिस ने सीधे गोली मार करके 5 लोगों को मारा है।